हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज की हमारी क्लास केमिस्ट्री की क्लास टेंथ में आपको पता है साइंस में 3 पार्ट्स आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। इस बार परीक्षा के पैटर्न में क्या किया गया है आपको सभी को पता है। 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रखे गए हैं। प्रत्येक पेपर में 6 के 6 पेपर में आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। आज उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्न को बहुत अच्छे से हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो आप आज हम आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो उम्मीद है आपकी 100% ही उम्मीद है कि आपकी जो परीक्षा हो रही है यूपी बोर्ड की, उसमें 100% कुछ क्वेश्चन इसमें से निश्चित मिलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए आज हम आपको मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे और इस तरीके से सॉल्व कराएंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है, जो हमने आपको अभी चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो चैप्टर हम आपको परमानेंटली पढ़ा रहे थे, सभी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे थे। अब आपका चैप्टर जैसे कि फिनिश हुआ है, उसके बाद में आपको केमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी जो हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षा, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अंक इस केमिस्ट्री जो हम समझा रहे हैं केमिस्ट्री के, यही प्रश्न उनमें आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से और क्लास को परमानेंटली पढ़ते रहिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको अच्छे से अवेलेबल हो सके। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, समझिए। KBr प्लस AgNO3 गिव्स, एयर कंडीशन गिव्स बोलते हैं, KNO3 प्लस AgBr, इस अभिक्रिया पर विचार कीजिए कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। हमने आपको अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाए थे, कितने पढ़ाए थे? अभिक्रियाएं 5 प्रकार की, 6 प्रकार की होती है, फिर 4-5 प्रकार की आपको पढ़ाई थी, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया पहली थी, योगात्मक क्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें अपघटन, उसमें वियोजन, है ना। ये प्रकार की आपको तरीके से अभिक्रिया पढ़ाई थी, उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स आपके इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। यही पूछा गया पहला प्रश्न कि केबीआर का मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और KNO3 प्लस AgBr मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड। जी आपकी अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया बैलेंस है। हमें ये नहीं देखना है कि बैलेंस है या नहीं है, पहले तो अभिक्रिया इसमें बैलेंस है ही। देखिए एक NO3 एक NO3, Ag1 Ag1, Br1 Br1, ठीक है। अपन क्या देखिए, जब पोटेशियम ब्रोमाइड में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में मिलाया जाता है, तो क्या होता है पता है? पोटेशियम नाइट्रेट बनता है तथा सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन पूछ रही है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। अपघटन अभिक्रिया है, या उभय अपघटन अभिक्रिया है, या योगात्मक अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो आप बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों, यदि हम इस रिएक्शन को करें तो क्या देखते हैं, KBr, ठीक है ना, प्लस AgNO3, ये रिएक्शन देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था, एक रिएक्शन पढ़ी थी, वो क्या थी आपने देखा था कि जब परमाणुओं की अदला बदली कर दी जाए, क्या कर दी जाए? परमाणुओं की अदला बदली। देखो K जो है यहाँ NO3 से क्रिया कर लेगा और Ag जो है Br से क्रिया कर लेगा, जैसे कि आपको इसी में दिख रहा है। देखिए AgBr से करेगा, KNO3 से क्रिया करेगा। जब परमाणुओं की अदला बदली हो जाती है, वो किस प्रकार की रिएक्शन होती है? बताइए किस प्रकार की होती है?
द्विविस्थापन कौन सी होती है? द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन का एक दूसरा नाम होता है, पता है क्या? उभय अपघटन अभिक्रियाएं। क्या होता है? उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन ही उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। और अपघटन में क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है केवल एक मूल परमाणु गर्म करने पर दो या दो से सरल अणुओं में टूट जाता है, वो कहलाता है अपघटन। लेकिन यहाँ ऐसा तो हुआ नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास KNO3 है, KNO3 केवल था, अब इसे हम गर्म करते तो यहाँ से K अलग हो जाता प्लस NO3 अलग हो जाता, तो ये आपकी हो जाती कौन सी? अपघटन अभिक्रिया। तो ये अपघटन तो है नहीं, केवल परमाणुओं की अदला बदली हुई है, इसकी इसके साथ इसके साथ, ठीक है। तो इस प्रकार का कब होता है? आपको मैंने पढ़ाया था, जब द्विविस्थापन अभिक्रिया हो या उभय विस्थापन। तो आपका ये आंसर नंबर क्या होगा? बी। कौन सा होगा सही बच्चों? बी। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो F ही कॉपर को विस्थापित कर देती है। हाँ, F ही कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट विलयन बनाता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? अब ये आप जब पता लगा पाएंगे जब इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। बच्चों, इस रिएक्शन को पहले करिए। क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट विलयन में जब लोहे के टुकड़े, कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4, लोहे का टुकड़ा क्या होता है? Fe लोहा होता है। जब इसमें डाला जाता है तो किसका विलयन बना देता है? कॉपर विस्थापित कर देता है। Fe कॉपर विस्थापित करके, कॉपर यहां से कॉपर विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लेता है। फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए रिएक्शन, देखिए यहाँ Fe इससे SO4 से क्रिया कर लेगा तो पता है क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट यहाँ लिखा है, फेरस सल्फेट का विलयन। और जैसे कि फेरस सल्फेट आपको पता है क्या होता है, बताइए बच्चों? FeSO। ये फेरस सल्फेट होता है क्या? FeSO4। क्योंकि Fe की वैलेंसी कितनी होती है? 2,3। और जब Fe पर 2 धनायन आते हैं तो वो 2 वैलेंसी वाला होता है, और जब Fe पर 3 धनायन आते हैं तो वो 3 वैलेंसी वाला होता है। क्या होता है? 3। अब जब कम धनायन है तो उसे अस बोलेंगे, और ज्यादा धनायन है तो इक बोलेंगे। अगर यहाँ फेरिक होता, यहाँ पर आपका फेरिक होता तो ये वाला लिया जाता। जब ये लेते तो क्या बनता पता है? तो आपका बनता Fe2SO4 का होल थ्राइज। क्योंकि हम Fe की 3 वैलेंसी मानेंगे ट्रिपल धनायन की, तो SO4 का होल थ्राइज होगा। और SO4 पे आपको पता ही है कितना होता है? 2 ऋणायन होता है, तो 2 वैलेंसी का गुणा होगा तो हो जाता Fe2SO4 का अल्ट्रा। लेकिन ये फेरिक नहीं है, क्या है? फेरस। जब फेरस होता है तो अब पता है फेरस में मैंने कौन सी वैलेंसी ली, बताइए? फेरस के लिए हमने वैलेंसी ली है 2 वाली, 2 होती है फेरस। और SO4 पर कितनी वैलेंसी है ऋणायन की? 2। तो 2 धनायन से 2 ऋणायन कट जाएंगे, सिंपली है क्या हो जाएगा? FeSO4। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए FeSO4 ही तो बना है बच्चों। क्या बना? FeSO4। और यहां से विस्थाप क्या था? कॉपर विस्थापित होकर, कॉपर क्या विस्थापित माना यहां से अलग हो जाएगा। तो यहां से कॉपर, यहां से देखिए कॉपर अलग हट जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर अलग हो गया, यही पूछा गया है। जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में Fe डाला जाता है तो Fe कॉपर विस्थापित करके जो Fe है, जो Fe यहां से कॉपर को अलग हटा देगा, और अपना क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस Cu। तो फेरस सल्फेट का विलयन बनाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की कहलाती है? ठीक है ना? यह अभिक्रिया किस प्रकार की कहलाती है? इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्लेसमेंट। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन। यहाँ देखिए कहीं पर विस्थापन है, ये देखो डी पॉइंट, विस्थापन। इसका आंसर विस्थापन होगा। विस्थापन का मतलब होता है कोई धातु या कोई परमाणु किसी यौगिक से, ठीक है ना, यौगिक से धातु को विस्थापित कर दे, मतलब उसके स्थान पर अपना स्थान स्थापित कर ले, उसे वहां से रिप्लेसमेंट। जैसे यहां देखिए, यहाँ क्या था? Fe था, Fe ने यहां से कॉपर को हटाया और उसके स्थान पर कौन आ गया? Fe आ गया। तो ये रिप्लेसमेंट हुआ।
मतलब विस्थापित कर देना, किसी धातु को, कोई ऐसी धातु, एक धातु को उसके विलयन से विस्थापित करके और उसके स्थान पर अपना पहुंच जाए। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट था, CuSO4 था, अब देखिए Fe ने क्या किया, Cu को अलग हटा दिया और उसके स्थान पर अपना पहुंच गया, खुद Fe पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट। ये क्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन क्रिया, मतलब विस्थापन। आंसर क्या होगा, डी पॉइंट, विस्थापन क्रिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं गर्म निकल पाउडर की उपस्थिति में एसिटिलीन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है। गर्म निकल, यहां कंफ्यूज मत होना, गर्म निकल कोई दिक्कत नहीं, गर्म निकल हो चाहे कैसा भी हो, की उपस्थिति में, जब भी किसी धातु की उपस्थिति पूछी जाए तो समझ लो वो किसकी बात कर रहा है, उत्प्रेरक की। उपस्थिति का मतलब होता है उत्प्रेरक। निकल पाउडर मतलब NE की, NI क्या होता है, निकल, निकल की उपस्थिति उत्प्रेरक है, इससे कोई मतलब नहीं। अब गर्म निकल की उपस्थिति में, ये गर्म निकल है, ठीक है ना, हमें इससे नहीं मतलब, गर्म है ठंडा ये तो उत्प्रेरक है, ठीक है ना, ये काम यहाँ तक खत्म। गर्म निकल की उपस्थिति में एसिटिलीन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है, एसिटिलीन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया। अब एसिटिलीन का बच्चों फार्मूला क्या है, C2H2। एसिटिलीन क्या है, C2H2, और हाइड्रोजन प्लस कर लो, प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है। अब इस अभिक्रिया को आप बैलेंस करें तभी तो जानेंगे। तो इस बैलेंस के लिए C2, अब दो हाइड्रोजन और उसमें मिला दो, C2H4 क्या हो गया, एसिटिलीन से बन गया एथिलीन, ये थी एसिटिलीन, इधर बन गया एथिलीन। ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ये पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन है, योगात्मक है, विस्थापन है। देखिए वियोजन तो होगा नहीं, वियोजन माने क्या होता है, दो या दो से सरल अणु, मतलब पहले अपघटन करते हैं, कोई एक मूल अणु है, गर्म करने में दो या दो से सरल अणु में टूट जाता है, ये कहलाता है अपघटन। अब वियोजन क्या है, टूटे हुए अणु जो सरल में टूटते हैं, उन्हीं छोटे छोटे अणुओं को इकट्ठा करके एक मूल अणु बना ले, वो कहलाता है वियोजन। क्लियर। अब बात करते हैं, ये भी इसमें नहीं ऐसा हुआ है। योगात्मक, यहाँ देखिए क्या है, योग, प्लस का निशान लगा, योग। योगात्मक मतलब होता है दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयुग्मित होकर या जुड़कर, संयुग्मित होकर या जुड़कर, संयुग्मित होकर या जुड़कर एक नए अणु का या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक क्रिया। देखिए एसिटिलीन थी, ये किससे जुड़ी, हाइड्रोजन गैस से इसने संयुग्मन किया, किससे, हाइड्रोजन। तो एसिटिलीन प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बना, एक नया पदार्थ बना, कौन, एथिलीन बना, है ना। एसिटिलीन गैस से क्या बन गया, हाइड्रोजन से एसिटिलीन क्रिया करी, क्या बन गई, एथिलीन। बताया दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में संयुग्मित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं योगात्मक क्रिया। अब देखिए कौन सी योगात्मक है, या एक और एक मतलब दो यौगिक जुड़े या संयुग्मित हुए और एक नया पदार्थ बनाया, वो क्या कहलाता है, योगात्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, टिक लगाइए, योगात्मक क्रिया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लिए सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, अभी आपने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था और बहुत अच्छे से समझा था। तो अब बात करते हैं उन्हीं के आगे कुछ और भी नए नए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए लेके आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस एंड PbO। ठीक है ना। देखिए बच्चों, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, लेड पे वैलेंसी कितनी होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए लेड की वैलेंसी मतलब Pb की वैलेंसी होती है +2, NO पर होता है, NO3 पर एक ऋणायन होता है, ये होता है नाइट्रेट, और NO2 कर देगा तो नाइट्राइट हो जाएगा, लेकिन ये बोल क्या रहा है, नाइट्रेट, तो NO3 की बात कर रहा है, कंफर्म है, ये तो गलत होना ही होना है, ये नहीं हो सकता। क्यों, NO2 होता है नाइट्राइट और बात हो रही है नाइट्रेट की, और नाइट्रेट होता है NO3। ओके, अब इसकी वैलेंसी कितनी है, +2 है तो 2 हो गई, ये -1 है तो 1 हो गई। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसका इसके संग, इसका इसके संग, जब इसका इसके संग गुणा होगा, एक का पहले कीजिए इसके संग, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक का Pb संग तो Pb हो गया, और NO3 के संग 2 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस। ये सही होगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। देखिए इसमें कहीं मिल रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस, हाँ ये मिला, देखिए ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना, मतलब संयोग होना या जुड़ना क्या कहलाता है।
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? देखिए बच्चों, ये है ऑक्सीकरण अपचयन की बात। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो अब क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो क्रिया कहलाती है अपचयन। तो यहाँ क्या किसकी बात हो रही है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या सहयोग होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है ना। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण एक वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और मतलब ऑक्सीकरण वह प्रक्रम भी है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। और अपचयन क्या है? अपचयन इसका विपरीत उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, फिर एक बार ट्राई करते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना कहलाता है ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक है ना। ये दोनों तो होने ही होंगी, एक ही होगा इनमें से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें दोनों में एक ही चाहिए, वो कौन है? ऑक्सीकरण। बात किसकी हो रही है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का सहयोग होना है, जुड़ना, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है, क्या है? कॉपर। अब ये कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से होगी तो पता है क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे कीजिए 4 का गुणा तो हो जाएगा, देखिए कीजिए 2 का, देखो बैलेंस होगी रिएक्शन। इस कॉपर में जो ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। देखिए रिएक्शन ये कहलाएगी ऑक्सीकरण। कहां पे रिएक्शन? ऑक्सीकरण। पॉइंट नंबर ए सही है, टिक लगाइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह किसमें अपघटित हो जाता है? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, किन किन सरल अणुओं में टूट जाता है। अपघटन का मतलब होता है किसमें टूटता है, मतलब कौन कौन से सरल अणुओं में टूटता है। सिंपली समझिए, बहुत आसान है। देखिए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CaCO3, ठीक है ना। जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। देखिए बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaO। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। क्या है? CO2। ठीक बच्चों, देख लिया क्या है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या घटित होता है? देखा रिएक्शन, देखा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ? CaCO3। जब इसे हम गर्म करेंगे तो इसमें टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये देखो मिल गया। दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड सभी जानते हैं क्या होता है? CO2। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला और CO2 भी मिला। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड भी मिला और CO2 भी मिला, मिला दोनों चीजें। कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया। जब दोनों चीजें मिली हैं तो पॉइंट कौन सा सही होना चाहिए? ए व बी दोनों। देखो ए में कैल्शियम ऑक्साइड वो भी मिल गया, बी में क्या कार्बन डाइऑक्साइड वो भी मिल गया, तो दोनों मिला तो पॉइंट कौन सा सही होगा? सी, ए व बी दोनों। पॉइंट नंबर सी, ए व बी दोनों। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, इसे भी चेक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए लास्ट क्वेश्चन को बच्चों, पढ़िए। ऑक्सीकरण तथा विस्थापन, नहीं सॉरी, लौह धातु का संचारण, लौह धातु का संचारण कौन सी अभिक्रिया है? लौह धातु का संचारण कौन सी अभिक्रिया है? लौह धातु का संचारण, जैसे मान लीजिए संचारण, संचारण का मतलब होता है हानि होना या क्षरण होना, ठीक है ना। अब लौह धातु जैसे लोहे से बनी वस्तुएं या लोहे के, मतलब कोई भी लोहे की बनी वस्तुएं, लोहे के पुर्जे, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लोहा या लौह धातु का संचारण कौन सी अभिक्रिया है? देखिए ऐसा है ना, केवल संचारण की बात करें, संचारण कौन सी अभिक्रिया है, अगर ये बात आती है संचारण कौन सी अभिक्रिया है तो आंसर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बच्चों संचारण कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण क्रिया। क्यों? किसी भी लोहे, कोई भी जैसे लोहा पड़ा हुआ है और वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जब भी कोई क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तभी जंग लगती है। केवल इतना प्रश्न है, जंग लगना, संचारण होना या नहीं, हाँ सही, जंग लगना, जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? प्रश्न है, घुमा दिया जाए, ये प्रश्न ना हो, अलग अलग प्रश्न है, कंफ्यूज मत होना।
अगर ये आ जाए जंग लगना, कौन सी अभिक्रिया है बताइए? जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके, जंग लगना कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगती है। क्लियर? अब बात ये है, प्रश्न लौह धातु का संक्षारण, मतलब कोई लोहा है, मान लीजिए Fe है, अब इसका क्या करना है? संक्षारण, मतलब इसकी क्या होनी है? हानि होनी है बच्चों। संक्षारण माने हानि होनी है। लोहे की हानि होना और संक्षारण का मतलब होता है जंग लगने ही संबंध है। लोहे की धातु का संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है? तो होता है ऑक्सीकरण तथा विस्थापन, अपचयन तथा विस्थापन। ऑक्सीकरण तथा योगात्मक, योगात्मक तो होगा ही नहीं। योगात्मक का मतलब कब होता है? ऑक्सीजन का योग हो जाए और कोई नया पदार्थ बने, तो ये तो होना ही है, ठीक है ना? ये सभी ये भी गलत है। पॉइंट केवल इनमें दो में से सही होगा। अब देखिए, ऑक्सीकरण क्या है? जंग लगना ऑक्सीकरण है। और लोहे पर क्या लगती है बताइए? क्या लगती है? जंग लगती है। तो जंग लगना कंप्लीट, लोहे धातु का संक्षारण। और संक्षारण कब होगा? जब किसी वस्तु, मतलब किसी लोहे की वस्तु पर जंग लग जाती है तो उसका क्या हो जाता है? क्षरण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षरण। क्षरण माने हानि होने लगती है। जब जंग लगती है तो धीरे धीरे एक ऐसी परत बन जाती है, एक ऐसी परत बन जाती है, ये सभी एक ऐसी परत बन जाती है कि धीरे धीरे करके लोहा छलनी होके झरने लगता है, लोहा झड़ जाता है। लोहे पर ऐसी परत बन जाती है जंग की, जो कि धीरे धीरे लोहे का क्षरण होता है, लोहा में हानि होने लगती है, ठीक है ना? और लोहे का क्षरण हो जाता है और परत बन के धीरे धीरे टूटने लगती है लोहे की, ठीक? इसे कहते हैं लोहे का क्षरण होना, ठीक है ना? इसी का जाता संक्षारण। कौन सी क्रिया है? तो होगी ऑक्सीकरण तथा विस्थापन। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? लोहे पे जंग लगना। विस्थापन का मतलब क्या हो गया? अलग होना। क्या? लोहा अलग, लोहे के टूट के टुकड़े अलग होना, मतलब लोहे का संक्षारण होना। केवल ऑक्सीकरण क्या है? लोहे पे जंग लगना। विस्थापन क्या है? लोहे में कमी होना। लोहा अलग और विस्थापन माना अलग होना। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, झड़ जाता है, तो उसे कहते हैं विस्थापन। क्लियर? लोह धातु का संक्षारण कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण तथा विस्थापन। ओके, अपचयन तथा विस्थापन नहीं होगा, याद रखना। अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होना। और ऑक्सीजन की कमी अगर होगी तो वहां पर जंग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कभी जंग नहीं लगती है। जहां वायु नहीं होती है वहां किसी लोहे धातु में जंग नहीं लगेगी। तो ये भी पॉइंट गलत है। तो विस्थापन माने अलग होना, ऑक्सीकरण माने जंग लगना। तो जंग लगने, जब किसी लोहे वस्तु पर जंग लगती है तो बताओ क्या होती है? समझिए, जब किसी लोहे वस्तु पर जंग लगे, मान लीजिए ये लोहे की वस्तु है, अब इस पे एक इस तरीके से जंग लग जाएगी, तो इस जंग लग जाए, क्या होगा? जंग लगने के बाद ये परत धीरे धीरे हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगी। क्या विस्थापित हो जाएगी? लोहा। तो धीरे धीरे लोहे की परत से लोहा धीरे धीरे विस्थापित होकर विस्थापन में क्षण होता रहता है, धीरे धीरे क्षण होता जाता है। तो किसकी वजह से? किसकी वजह से? संक्षारण की। किसकी? लोहे जंग की वजह से। तो लोहे का संक्षारण किसकी वजह? इसका लोहे धातु का संक्षारण मतलब लोहे धातु की हानि। संक्षारण माने हानि या लोहे धातु में कमी या हानि, किसकी वजह से? जंग की वजह से। तो क्या जंग लगना क्या हो गया? ऑक्सीकरण, और हानि क्या हो गई? विस्थापन। क्लियर? ऑक्सीकरण क्या हो गया? जंग लगना। विस्थापन क्या हो गया? संक्षारण क्या हो गया? हानि। तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ठीक है ना बच्चों? कंप्लीट टिक मारिए। ए ऑक्सीकरण तथा विस्थापन। देखिए बच्चों, आपके लिए मैं जो क्वेश्चन लेके आए थे, बहुत ही आसान विधि से, बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन मक्खन की तरह समझा दिए, है ना? तो आज के लिए ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी क्लास को फिर कल से आगे लेंगे और भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर लेके आएंगे आपके लिए। ओके, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। थैंक यू।